अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पूरे मुल्क में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर खबरें हैं। उससे पहले 2000 के नोट वापस लेने के भी जो आरबीआई का फैसला है उस पर भी खबरें गर्म हैं। अफरा तफरी का एक माहौल सा बना हुआ है। हर तरह की मीडिया इन खबरों पर रिपोर्ट दे रही हैं। कर्नाटक के मिनिस्टर्स या वहाँ की नई सरकार के बारे में बात करें तो मीडिया कर्नाटक की हुकूमत के पीछे लगी हुई है। कर्नाटक के कैबिनेट में कौन कौन शामिल हो रहा है इसके बारे में उन लोगों से ज़्यादा डिटेल दे रही है। लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो कर्नाटक की इस खबर के नीचे दबती जा रही हैं। हालांकि ये जब सामने आई थी तो पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हुआ था। जी हाँ, आज जांच पड़ताल में बात करेंगे मुल्क के उस गद्दार के बारे में जिसने बहादुर शहीद जवानों के खून का सौदा किया। बात करेंगे डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप करोलकर के बारे में जिसकी पिछली 4 पीढ़ियां आरएसएस के मेंबर रहे हैं और अब यही गद्दार साइंटिस्ट का कहना है कि वो अपने बेटे को भी आरएसएस का रुकन बना रहा है या बना चुका है। ही आमच्या घरातली चौथी पिढी आहे. माझे आजोबा फक्त प्रभात शाखेत जायचे, स्वयंसेवक म्हणून त्यांनी काम केलं. ते अतिशय चांगले गणिती होते. आपको शायद याद हो कि कश्मीर में कई पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए थे जिसमें एक कश्मीर बीजेपी का लीडर भी पकड़ा गया था। इसी तरह अब तक सियासी पार्टियों के लीडर मुल्क को बेचने के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये वो गद्दार हैं जो अपनी ज़बान से पाकिस्तान को मिटाने की बात करते नहीं थकते, लेकिन दरअसल उस पाकिस्तान के लिए काम करते रहते हैं जिसने अब तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। इस मरतबा एसआईटी के हाथ जो वाज़ेह सबूत के साथ डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप करोलकर की गर्दन पकड़ी गई है, उसमें हैरान करने वाली बात यह है कि प्रदीप पिछले कई सालों से आरएसएस का सरगर्म मेंबर है। आरएसएस या संघ परिवार के तई उसके जज्बात बहुत वाज़ेह है जिसका जिक्र उसने किया है। हालांकि जब ये पकड़ धकड़ का मामला सामने आया तो आरएसएस ने प्रदीप करोलकर को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया और कह दिया कि यह हमारा रुकन नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे को जब गिरफ्तार किया गया और उसके आरएसएस से लिंक पाए गए या इस जानिब शकूक व शुबहात पाए गए तो आरएसएस ने कह दिया कि नथुराम गोडसे हमारा मेंबर नहीं है। बहरहाल आरएसएस के प्रोग्राम में शरीक हुआ प्रदीप करोलकर आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की मौजूदगी में उसने स्पीच भी दी थी। उसके वीडियोस भी हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। करोलकर उस आरएसएस का वफादार रहा है जो दिन रात पाकिस्तान पर कब्जा करने का दावा देखती है। आरएसएस के करीब तमाम ही अफराद से पूछ लिया जाए कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क कौन है तो सबका जवाब शायद एक ही होगा, पाकिस्तान। तो फिर करोलकर जिसकी पिछली 4 पीढ़ियां आरएसएस के वफादार रही हैं तो वो पाकिस्तान की जासूसी करता हुआ पाया जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि खुद देश की आवाम के सामने और इससे आरएसएस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ये तो जग जाहिर है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में होने वाले कई बम धमाकों में आरएसएस से जुड़े लोगों या आरएसएस से जुड़ी तंजीमों के अरकान पर इल्ज़ाम लगते आए हैं। आगे बढ़ने से पहले गद्दार करोलकर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। प्रदीप करोलकर ने 1988 से डीआरडीओ में काम करना शुरू किया था। इस दौरान उसने ड्राइव्स और एप्लीकेशंस पर काम किया। करोलकर को डिफेंस डिपार्टमेंट में सबसे काबिल साइंटिस्ट समझा जाता था। इसी साल नवंबर में करोलकर का रिटायरमेंट था, लेकिन अब सस्पेंशन करोलकर के हिस्से में आ गया है। करोलकर की गद्दारी के पीछे की वजह हनी ट्रैप कही गई। एक पाकिस्तानी लड़की के चक्कर में करोलकर ने मुल्क से गद्दारी की। सुनने में यह अटपटा लगता है, इसलिए भी लग रहा है क्योंकि सबसे बड़े देशभक्त होने का दावा करने वाले आरएसएस और उसे मानने वाले वो भी साल से सिर्फ एक लड़की के साथ चैटिंग करते हुए इतने क्या अपने ही मुल्क से बेवफा हो गए। देश के राज उस पाकिस्तान को बेचने लगे जिसके खिलाफ बोलने से उनकी रोजी रोटी चलती है। मेरा मतलब है उन्हें लोग सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा था कि जो लोग आए दिन हम हिंदुस्तानियों को गो टू पाकिस्तान कहकर धमकाते हैं वो अब खुद पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े गए हैं। ये है मैं देश नहीं झुकने दूंगा वालों की नेशनलिज्म की सच्चाई। इसी संघ के बड़े लीडर प्रदीप करोलकर की पाकिस्तान को हमारे देश के अहम राज बेचने के इल्जाम में जब गिरफ्तारी हुई
तो कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा मीडिया के सामने आए और दावा किया कि करोलकर की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि संघ परिवार यानी आरएसएस और बीजेपी का नेशनलिज्म या देशभक्ति कितना बड़ा झूठ है और उनका हिंदुस्तान से दुश्मनी वाला चेहरा भी बेनकाब हो गया है। आइए तफसील से सुनते हैं क्या कहना है पवन खेड़ा का। ये वही डीआरडीओ है जो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ये वही रिसर्च लैब है डीआरडीओ की जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी। इस पे बैठा कौन है? संघ से जुड़ा हुआ एक जासूस, पाकिस्तान का जासूस बैठा है इसमें। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो नेहरू जी के नाम पर इस तरह की बातें करते हैं सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर, या इंदिरा जी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्क, वो पीढ़ी हमारी पार्टी के उन नेताओं की पीढ़ी जिन्होंने डीआरडीओ बनाया, और इनके संघ के वो लोग, चौथी पीढ़ी के लोग जो डीआरडीओ में रहकर आस्तीन के सांप बनकर पाकिस्तान के साथ एक जुगलबंदी गा रहे हैं। व्हाट्सएप पे एक महिला के साथ दोस्ती करते हुए मिसाइल्स की तस्वीर स्मगल कर रहे हैं। ये व्यक्ति आकाश और अग्नि जैसे प्रोजेक्ट्स में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। 5 महीने में या उससे पहले क्या हो रहा हमें नहीं मालूम, सरकार को नहीं मालूम पड़ा। और डीआरडीओ ऐसा विभाग है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री के नीचे आता है। पेगासस कहां गया? मेरे और आपके मोबाइल में था। प्रदीप कुरुलकर के मोबाइल में पेगासस होता तो शायद पहली व्हाट्सएप चैट में ही पकड़ा जाता। यह प्रधानमंत्री की नाक के नीचे हो रहा है। संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को एक महिला के मार्फत दे रहा है। ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए। मैं पिछले 4-5 दिन से लगातार टीवी देख रहा था कि कहां यह खबर आती है। कुछ चैनल्स ने चलाई। मैं आपसे एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं, अगर यह व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा होता तो आज क्या होता? अगर यह व्यक्ति किसी और क्षेत्रीय दल से जुड़ा हुआ होता तो आज क्या होता टीवी पर? पाकिस्तान, इमरान खान सब भूल जाते आप लोग। मणिपुर तो खैर वैसे भी आपको याद नहीं आता है। लगातार इस पर आप लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा मीडिया सरकारी प्राश्रय से सिर्फ और सिर्फ यही खबर चला रहा होता, बाकी सब कुछ भूल चुका होता। यह फर्क क्यों है? एक गैर पंजीकृत संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज संघ की यह हिम्मत है कि कहती है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। सैक्सोफोन वो आपके लिए बजाता था, आपकी धुन पर वो नाच रहा था, आपकी धुन पर 4 पीढ़ियों से वो नाच रहा था, और आज जब वो पकड़ा जाता है तो संघ कहता है कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। यह है संघ की असलियत कि जब पकड़ा जाए तो साहब हमारा तो मेंबरशिप रजिस्टर ही नहीं है, कहां है हमारा, इसका नाम कहीं भी नहीं है। लेकिन आज जो दौर है वो मोबाइल का दौर है, इंटरनेट का दौर है, और इंटरनेट की याददाश्त बहुत मजबूत होती है, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए ये सारे फोटोज, ये सारे वीडियोज आपके सामने हैं। अब ये नहीं कह सकते कि साहब मेंबरशिप रजिस्टर तो है ही नहीं। कहां लिखा हुआ है प्रदीप कुरुलकर का नाम? प्रदीप कुरुलकर की अपनी जुबानी आपने टीवी पर देखा, आपने स्क्रीन पर देखा। मोहन जी भागवत बैठे हुए हैं और प्रदीप कुरुलकर व्याख्यान कर रहे हैं, अपनी पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, संघ का गुणगान कर रहे हैं, संघ का स्तुतिगान कर रहे हैं। अब बताइए ये संबंध है या नहीं है? अब मैं आप पर छोड़ता हूं। सरेआम संबंध दिख रहा है, पीढ़ियों का संबंध दिख रहा है, ना केवल संघ से दिख रहा है, इस पीढ़ी का तो पाकिस्तान से भी संबंध सबके सामने है। ये रिश्ता क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी की कि जब आईएसआई को आप पठानकोट में बुलाते हैं निरीक्षण करने तो क्लीन चिट आईएसआई को देते हैं कि साहब इन्होंने तो बड़ा सहयोग दिया जांच में, और ये तो कहते हैं कि पठानकोट में भारतीय सैनिकों ने ही खुद हमला बोल दिया। देखिए ये शर्मनाक बात है या नहीं, मुझे बताइए। बहरहाल अभी आपने पवन खेड़ा को सुना जिसमें उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। इसमें से एक सवाल वाकई बेहद अहम है कि अगर प्रदीप करोलकर
आरएसएस के बजाय किसी दीगर पार्टी से होता, या जैसा कि आम लोगों के जहन में उठ रहे सवाल के मुताबिक अगर कोई मुस्लिम शख्स होता तो क्या होता। वाकई बिकाऊ गोदी मीडिया शायद आज तक इस मुद्दे को उछालता रहता और न जाने इससे कितने लोगों को या पार्टियों को या तंजीमों को जोड़ा जाता। लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में सवाल ये भी है कि पीएफआई पर इंतहाई फास्ट एक्शन के साथ बैन लगाने वाली बीजेपी इतने पुख्ता सबूत के साथ पकड़े गए मुल्क के गद्दार जिसका ताल्लुक आरएसएस से है उस पर भी कार्रवाई करेगी। हालांकि ये सवाल पूछना तो दूर की बात, सोचना भी मज़हक का कैद लगता है कि बीजेपी को पैदा करने वाली आरएसएस पर वो खुद कैसे बैन लगा सकती है। आज ऐसे ही कई मुद्दे हैं जो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया का एक ग्रुप है जो इन पर पर्दा डालता है और आम आवाम के जहन को उलझा देता है। लेकिन कहते हैं ना कि हर मसले का हल है। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है और आज के इस दौर में वो सोशल मीडिया ही है जिसने गरीबों की आवाज़ को छोटे प्लेटफॉर्म से ही सही हुकूमत के सामने पुरजोर और निडर तरीके से उठाया है। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आप अपनी समझबूझ से उन न्यूज़ चैनलों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का खुलकर सपोर्ट ज़रूर करें जो सच आपके सामने लाने के लिए जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इसी में हम भी शामिल हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।